सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई टैरिफ से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए माली साल 2023-24 से एवरेज बेसिक टैरिफ में ₹7.60 फी यूनिट कमी करते हुए बेसिक टैरिफ ₹39.97 से कम करते हुए ₹32.37 मुकर्रर कर दिया है। जबकि इस कमी के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने आवाम के लिए टैरिफ कम करने से साफ इनकार कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि इलेक्ट्रिक यूनिट प्राइसिंग में कोई तब्दीली या कमी नहीं की जाएगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फी किलोवाट में ₹7.60 कमी से कंपनी को 100 अरब से भी ज्यादा का नुकसान होगा। मई में नेपरा की जानिब से माली साल 2023-24 के लिए केई का बुनियादी टैरिफ ₹39.97 फी यूनिट मुकर्रर किया गया था, जो मुल्क में 10 पब्लिक सेक्टर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए 2025-26 में तकरीबन ₹28 फी यूनिट के नेशनल एवरेज टैरिफ से भी तकरीबन 40% ज्यादा था। हालिया नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी करते हुए नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए के राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक अपना साबका फैसला बरकरार रखा और कहा कि फैसले में तरमीम या तब्दीली की कोई बुनियाद नहीं पाई गई। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्टमेंट करना होंगी, कम लागत वाली नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार बढ़ाना होगा, जबकि केई के थर्मल प्लांट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक माली साल 2023-24 के लिए इलेक्ट्रिसिटी की खरीदारी के लिए फ्यूल कॉस्ट पर रिव्यू करने का फैसला कर लिया गया है। साल 2024 के लिए माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में तब्दीलियों से सार्फिन पर भी असर पड़ने का इम्कान है। चूंकि साल 2024 खत्म हो चुका है, लेकिन के इलेक्ट्रिक को कहा गया है कि साल 2023-24 के लिए रिव्यू शुदा फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त के साथ 2024-25 और 25-26 में बिजली की खरीदारी के लिए ईयरली एडजस्टमेंट्स की दरखास्त भी फाइल करे। नेपरा के मुताबिक दीगर फरीकैन ने के इलेक्ट्रिक को दी गई मुराद और शेयरिंग मैकेनिज्म पर तहफ़्फ़ुज़ात रखते हुए 2023-24 में के इलेक्ट्रिक के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस कॉस्ट के ऑडिट न होने का भी इजहार किया है। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक को पेशगी रिकवरी नुकसान पर संगीन खदशात का इजहार किया गया है कि इलेक्ट्रिक की नाअहली की वजह से रिकवरी का नुकसान सब्सिडी के जरिए अदायगी करने वाले कंज्यूमर्स पर चला जाता है या फिर कौमी खजाने को पहुँचता है। माली साल 2023-24 के लिए नाअहल के इलेक्ट्रिक की कम वसूली की वजह से 36 अरब का नुकसान हो सकता है, जो 7 साल में 200 बिलियन रुपए तक भी पहुंच सकता है, जिसे बराह रास्त हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अथॉरिटी ने फैसला भी किया है कि के इलेक्ट्रिक को किसी भी किस्म की रिकवरी नुकसान की इजाज़त ना दी जाए, ताकि मुल्क भर में यकसा टैरिफ के इतलाक और सब्सिडी के जरिए वफाकी हुकूमत पर कोई माली बोझ न डाला जाए। नेपरा ने रेल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसान की बुनियाद पर साल के दौरान फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट और क्वार्टरली एडजस्टमेंट की इजाज़त पर अब फैसले को ही बरकरार रखा है। अब देखना ये कि इससे एक आम सारिफ तक कोई फ़ायदा पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, और दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लेवल पर के इलेक्ट्रिक आता है तो फिर उसे कितना नुकसान उठाना पड़ता है। डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज इसीलिए किया गया था कि फैसिलिटेशन होगी, मयार बेहतर होगा, सर्विसेज बेहतर होंगी और सस्ती बिजली पैदा होगी, लेकिन हमने देखा कि कहीं कोई एक फ़ायदा भी पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर को इससे नहीं हो सका और उल्टा सब्सिडी की मद में अरबों रुपए हुकूमत को ही देने पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। आप देखें, जब भी आप प्राइवेटाइज करते हैं तो उसकी जो सबसे बुनियादी शर्त होती है वो ये होती है कि आप कंपटीशन लेके आ रहे होंगे मार्केट में, तब जाके कंज्यूमर को जो है वो फ़ायदा होता है। अगर आप पब्लिक मोनोपोली को एक प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट कर दें और दूसरी साइड पे आपका जो टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो पूरे मुल्क में एक ही टैरिफ है, और अगर वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऊपर नीचे जाती है तो उसका बोझ जो है वो हुकूमत टैक्स पेयर के पैसे से मुल्की खजाने से पूरा करती है। तो ये एक एफिशिएंट मॉडल नहीं है। अगर पाकिस्तान को वाकई ही प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक दूसरे से compete करवाना होगा, ताकि वो परफॉर्मेंस डिलीवरी पे अपने रेट्स पे जो कि यूनिफॉर्म टैरिफ को हटा के होगा, तब जाके आप compete कर सकेंगे और कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचा सकेंगे। वगरना अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको यही मॉडल देखना पड़ेगा कि आप एक पब्लिक मोनोपोली को प्राइवेट मोनोपोली में कन्वर्ट करते हैं और इनएफिशिएंसीज जो है उसका बोझ आवाम पे आता है या वो टैक्स पेयर के पैसे से मुल्की खजाने में जाता है। तो हुकूमत को एक साइड पे जो आपने प्राइवेटाइजेशन की के इलेक्ट्रिक की, वो एक ठीक कदम था, लेकिन वो एक अधूरा कदम था। आपको
कंपटीशन लेके आना चाहिए था मार्केट में। अगर के इलेक्ट्रिक दीगर कंपनीज के साथ compete कर रही होती तो शायद ये जो सब्सिडीज का बर्डन है ये कम हो सकता, और के इलेक्ट्रिक अपने जो आपका जो जनरेशन फ्लीट है उसकी कारकर्दगी पे भी तवज्जो देती, जिससे उनका जनरेशन मिक्स जो है वो उसकी कॉस्ट कम होती और शायद वो एक अच्छी पोजीशन में होते कि वो compete कर सकें। अब चूंकि मॉडल आपका ऐसा है पावर सेक्टर का, एक साइड पे तो नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ है कि अगर आपकी कंपनी इनएफिशिएंट है तो भी आपको उतना ही टैरिफ चार्ज करना है कंज्यूमर से जो कि आप एक एफिशिएंट कंपनी चार्ज करती है। ये एक प्रोडक्टिव मॉडल नहीं है। हुकूमत को यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ से और आपकी जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है उससे हटना होगा, उसको चेंज करना होगा और मार्केट में कंपटीशन लेके आना होगा, ताकि कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करके कंज्यूमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में इकोनॉमिकली फीजिबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो डॉक्टर साहब, ये जो टाइमली के इलेक्ट्रिक ने सही डिसीजंस नहीं लिए, लोकल कोल को सही तौर पर नहीं इस्तेमाल किया, अभी भी नेशनल ग्रिड पर उनका इन्हिसार मौजूद है और प्राइवेटाइजेशन की इसलिए गई थी कि नेशनल ग्रिड से ये हट जाएंगे, अपनी सस्ती बिजली पैदा करेंगे। तो ये जब इतने सारे नेगेटिव्स एक जगह पर मौजूद हैं और फिर उन हालात में हम दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का अब ख्याल रखना होगा कि वो जो गलतियाँ के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन में हो या फिर खुद जो उनकी परफॉर्मेंस रही, ये एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जा सकता है प्राइवेटाइजेशन में ख़ास तौर पर? बिल्कुल लिया जा सकता है और लेना चाहिए कि आपने प्राइवेटाइजेशन नहीं की है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन थी फ्रॉम वन मोनोपोली टू अनदर मोनोपोली। तो अगर कंपटीशन आ रहा होता मार्केट में तो शायद ये चीज ना देखनी पड़ती, वो अपने जनरेशन फ्लीट पे इन्वेस्ट करते। लोकल कोल शायद अभी उस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन आपको इंडिजिनस रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करना है ताकि आप अपनी जनरेशन कॉस्ट को कम कर सकें। जनरेशन कॉस्ट को कम करना उसी इन्वायरमेंट में फीजिबल होता है कि अगर आप दीगर कंपनीज के साथ compete करें, लेकिन अगर आप एक मोनोपोलाइज्ड एनवायरनमेंट में यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ के साथ सब्सिडी रिजीम में चल रहे हैं तो फिर आपकी कंपनी के गोल्स ये नहीं होंगे कि आपने एक एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है। उसमें फिर यही होगा कि आप सब्सिडी एनवायरनमेंट में चलते जाएंगे और आपको बेनिफिट्स मिलते जाएंगे। हुकूमत के लिए सबक ये है इस चीज में कि अगर अब आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कंपटीशन को इंश्योर करें ताकि काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करके एक तो सार्फिन को फायदा पहुंचा रही हो, दूसरा ग्रिड पे डिमांड को बढ़ा के आपकी जो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है उसको भी इंश्योर कर रहे हो। तीसरी चीज जो सबक है वो ये है कि उस टाइम पे जब के इलेक्ट्रिक का मॉडल लेके आया गया था और के इलेक्ट्रिक को अपने पावर प्लांट्स लगाने की इजाजत मिली थी, उस टाइम पे नेशनल ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी और आप चाह रहे थे कि आपके ग्रिड में जनरेशन कैपेसिटी आए, लेकिन अभी वो पैराडाइम चेंज हो गया है। अभी इलेक्ट्रिसिटी आपके जो नेशनल ग्रिड है उसमें सरप्लस में है, आप चाहते हैं कि वो ज्यादा कंज्यूम हो। तो दूसरा आपको पॉलिसी कंसिस्टेंसी की तरफ भी जाना है कि किस तरीके से आप कंसिस्टेंट पॉलिसीज के थ्रू अपने पावर सेक्टर को एक कंपैटिटिव रिजीम की तरफ लेके जा सकते हैं, ताकि आपकी कंपनीज जो है वो एक इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव मॉडल में, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही हो कंपनीज में, कंज्यूमर का भी ख्याल रखा जा रहा हो और आपका पावर सेक्टर भी सस्टेनेबल रहे, तब जाके आप एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और खुद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपना हाउस इन ऑर्डर रखने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? के इलेक्ट्रिक की इनएफिशिएंसीज की लिस्ट तो एक बहुत ही तवील ये फहरिस्त है। इसमें हम बड़ी लोड शेडिंग भी देखते हैं, इसमें प्राइवेट कंपनी होते हुए भी नॉन रिकवरीज हैं, लाइन लॉसेस भी हैं, ओवर बिलिंग भी है। तो ये इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे करना है, एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी क्या क्या इकदाम उठाती है ऐसी सूरत हाल में? देखिए, एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी तब वो जो रिक्वायर्ड आपके स्टेप्स हैं वो लेगी जब वो किसी कंपटीशन का सामना करी होगी, या एक बड़ा पावरफुल रेगुलेटर जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के लिए जो है वो मौजूद होगा। अगर दोनों चीजें मौजूद नहीं है, आपको पता है कि रेगुलेटर में भी कमियां कोताहियां हैं और आपका जो एनवायरनमेंट है मार्केट का वो भी कंपैटिटिव नहीं है, तो फिर स्टेटस को पे ही चलती रहेंगी, वो अपनी एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट नहीं करेंगी। और तीसरी चीज ये कि अगर कंपटीशन आता है, कंपनीज एक दूसरे में compete कर रही हैं और आप फाइनेंशियल लिस्टिंग की तरफ जाते हैं, खासतौर पे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग पे, और आप इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं, तब जाके आप क्वालिटी ऑफ सर्विस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि आप रिकवरी पूरी ना कर सकें, अपने रेवेन्यूज ही ना जनरेट कर सकें और आपका इन्वायरमेंट जो है वो भी कंपेटिटिव ना हो, वो भी इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव ना हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी सफर करती हैं, कंज्यूमर्स भी सफर करते हैं और आपका जो पावर सेक्टर है वो भी सफर करता है। तो अभी हुकूमत को जो वे फॉरवर्ड लेके चलना है वो प्राइवेटाइजेशन,
प्लस आपका जो कंपेटिटिव मार्केट है उसको इंश्योर करना है, ताकि काफी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कॉर्पोरेट प्रिंसिपल्स पे एक दूसरे के साथ compete कर रही हो, अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बना रही हो, ताकि रेवेन्यू रिकवरी भी हो सके, बिल रिकवरी भी हो सके, और आपकी जो टैरिफ है वो भी कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली हो सके। इससे ये होगा कि आपकी डिमांड भी बड़ी होगी, क्योंकि वो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, और आपका जो पावर सेक्टर है वह जनरेशन प्लांट की यूटिलाइजेशन रेट भी बढ़ रहा होगा, कैपेसिटी चार्जेस पर कैपिटा टर्म्स में नीचे आ रहे होंगे, और एक बेटर इकोनॉमिकली फीजेबल एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस जो है वो चल रहा होगा पावर सेक्टर। और डॉक्टर साहब, अब फिर ये प्राइवेटाइजेशन पावर सेक्टर की कितनी इस वक्त चैलेंजिंग होगी, जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक को जिस तरह इंसेंटिवाइज किया गया, बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात खदशात होते हैं, कल को प्राइवेटाइजेशन के वक्त बाकी प्राइवेटाइज होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी वही सब कुछ डिमांड करेंगी जो इस वक्त के इलेक्ट्रिक को सब कुछ मैसर है। देखें, इस वाले जो अभी रेगुलेटरी रिजीम, टैरिफ रिजीम चल रहा है, उसमें तो यही मॉडल चलेगा प्राइवेटाइजेशन के बाद भी, खास तौर पे आपका जो सब्सिडी रिजीम है, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म नेशनल टैरिफ दिया हुआ है। आपका नेपरा एक्ट कहता है कि आपने एक ही टैरिफ पूरे मुल्क में एक ही जो है वो टैरिफ चार्ज करना है। तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो भी एक ही टैरिफ चार्ज करती है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बड़ी इनएफिशिएंट है वो भी एक टैरिफ चार्ज करती है। तो इस इन्वायरमेंट में तो आप सब्सिडीज देके ही चलाएंगे, कंपटीशन नहीं आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन इज द सॉल्यूशन, कॉर्पोरेटाइजेशन इज सॉल्यूशन। अगर आप इसी इन्वायरमेंट में स्टेटस को के साथ चलते हुए सिर्फ प्राइवेटाइज कर देंगे, ओनरशिप गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर को मुंतकिल कर देंगे, तो ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। इससे कंज्यूमर सफर करेंगे, इससे आपका बजटरी जो प्रेशर है वो आएगा, आपका जो फिस्कल प्रेशर है वो आएगा, सब्सिडीज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। और एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, के जो इस वक्त ऑफ ग्रिड होने वाले लोगों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, अब ये इस वक्त ये कितनी ख़तरनाक है, ये कितनी खदशात से भरपूर एक अब मुस्तकबिल है, चूँकि जैसे जैसे लोग ऑफ ग्रिड होते रहेंगे तो ऑन ग्रिड लोगों पर, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कंज्यूमर्स हों, उन पर तो फिर ये लोड बढ़ता ही जाएगा। देखिए, आपने अब compete करना है रूफटॉप सोलर के साथ, और रूफटॉप सोलर के साथ compete करने का एक तरीका यह है कि हुकूमत ये चीज देखे कि वो कंज्यूमर जो ज्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए थोड़ा सा ईज हो कि वो ज्यादा कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स को अपने ग्रिड पे लेके आ सके। इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं देखा जा रहा, ना टैरिफ को उस नहज पे जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अभी भी आपका प्रोटेक्टेड स्लैब में कंज्यूमर ज्यादा होते जा रहे हैं, खास तौर पे जो सब्सिडीज एंजॉय करते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस तरह से टैरिफ को रैशनलाइज करना है, ताकि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा बिजली कंज्यूम कर सकें, और आपका ये जो कैपेसिटी ट्रैप वाला कनंड्रम है इसको खत्म कर सकें। दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के मॉडल को इस तरह से इवॉल्व करने की जरूरत है कि वो कंपेटिटिव होते हुए कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें। खास तौर पे जिस तरह से कुछ साल पहले सीएनजी कंपनीज एक दूसरे के साथ compete करती थी, और वो डिस्काउंट पैकेजेस दे के कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। अब वो मॉडल, वो जरूरत आ गई है कि हुकूमत डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है उसको चेंज करे। उसको अगेन चेंज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज नहीं करना, आपको कंपटीशन लेके आना है। जैसे जैसे ये compete करते जाएंगे, आपको इंसेंटिव मिलता जाएगा कंज्यूमर्स को, और वो शायद ज्यादा बिजली कंज्यूम करेंगे, और वो शायद ग्रिड का हिस्सा भी रहेंगे। नहीं तो सभी लोग जो है वो रूफटॉप सोलर प्लस बैटरीज पे जाके आपका जो नेशनल ग्रिड है वो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, और वो लोग जो कंज्यूमर जो ग्रिड पे हैं उनके लिए बिजली महंगी होती जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वलीद साहब, एनर्जी मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गोल्ड खरीदना आमतौर पर सेफ इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, जिसकी प्राइस इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल अदम इस्तेहकाम में बढ़ भी जाती है। अब गोल्ड को एक ज़माने से हार्ड कैश या करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इन्वेस्टर दूसरे एसेट्स के बारे में काफ़ी हद तक गैर यकीनी महसूस करते हैं तो वो फिर सोना ही खरीद लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बुलंदियों को जाने वाला गोल्ड टॉप प्राइस $4,381 फी ऑन्स की सतह से सिर्फ एक ही दिन में $4,082 फी ऑन्स पर पहुंचा, और एक दिन में तकरीबन 6.3% की कमी साल 2013 के बाद सबसे बड़ी कमी करार दी गई। इंतहाई ऊंची कीमत के बाद इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट कमाने की गर्ज से जैसे ही खरीदारी शुरू की तो मार्केट में प्राइस डाउन हो गई।
पाकिस्तान की लोकल मार्केट में 14 अक्टूबर को फ़ी तोला 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 4,36,553 रुपये थी, जो अगले दिन यानी 15 को बढ़कर 7,000 का इसमें इजाफा हुआ और 4,43,000 की सतह को भी ये क्रॉस कर गई। फिर 16 अक्टूबर को इसमें 13,000 रुपये का मजीद इजाफा हुआ और ये प्राइस 4,56,000 से जायद हो गई। फिर 17, 18 और 19 अक्टूबर को गोल्ड प्राइस 4 लाख इस जो अपनी हाईएस्ट लेवल था इस तक पहुंची है, जबकि 20 अक्टूबर को ये कीमत हमने देखा 4,58,973 रुपये तक जा पहुंची थी। और फिर अचानक आलमी कीमतों में गिरावट की वजह से लोकल प्राइस में भी कमी आई और 21 अक्टूबर को सोने की फ़ी तोला कीमत में एक साथ 14,000 रुपये की कमी हुई। फिर फ़ी तोला कीमत 4,44,900 रुपये तक पहुंची और आज फिर ये कमी का शिकार होते हुए मकामी मार्केट में फ़ी तोला सोना 7,538 रुपये कमी के बाद 4,37,362 रुपये पर आ गया है। तो सोने के साथ साथ चांदी की इंटरनेशनल प्राइस भी हमने नीचे जाती हुई देखी है और सिल्वर की प्राइस तकरीबन 7.5% गिर कर $47 फी ऑन्स के आसपास हो गई है। अब ये हालिया बरसों में चांदी की कीमतों में भी एक दिन की सबसे बड़ी कमी है, जबकि प्लेटिनम को हमने देखा 7%, वो गिरा $1,523 फी ऑन्स पर आया और पैलेडियम 6.6% कम होकर $1,398 फी ऑन्स में फ़रोख्त होता नजर आया। तो ये तमाम बेश कीमत मेटल्स जो हैं इनकी प्राइसेस कम होने की सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि कई वजूहात मौजूद हैं। अब गोल्ड में लॉन्ग रैली के बाद प्रॉफिट कमाने की कोशिशें, अमेरिका और चाइना के तनाव में कमी जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल अफेयर्स में नरमी और फिर अमेरिका की जानिब से सेफ एसेट्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स की दौड़ से निकलने की वजह से अमेरिकी डॉलर स्टेबल होना भी गोल्ड प्राइसेस को कम करने की वजूहात में शामिल है। अभी प्राइसेस का उतार चढ़ाव और इसके बावजूद गोल्ड के एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट का इसका समझा जाना ये बहरहाल अपनी जगह मौजूद है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टर्स को टेम्पररी पुल बैक्स के दौरान गोल्ड को सेल करने के बजाय मार्केट में स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इस पर इमरान खान टिसोरी साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर्स एक्सपोर्टर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो सोने को एकदम हमने 4.5 लाख की सतह अबूर करते भी देखा और फिर एकदम ये एक बड़ी कमी भी इसमें आई है। तो अब ये कमी का सिलसिला जारी रहेगा इमरान साहब या वापस एक बार फिर इसने ऊपर जाना है? जी, थैंक यू अब्रार फॉर हैविंग मी हियर। देखिए, ये तो हम बड़े दिन से एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि जब इतनी बड़ी छलांग गोल्ड ने लगाई थी तो एक करेक्शन जो है वो ज़रूरी आनी थी और वो एक राइट टाइम पे आई है। आपने भी रिसेंटली जो मैं दो वजूहात को ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ जो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है, जिसमें इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है जो शटडाउन चल रहा था वो ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है। दूसरा, जो चाइना और अमेरिका का साथ जो बातचीत और पॉजिटिव वे में होने जा रही है और आने वाले दिनों में वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है वो चाइना के प्रेसिडेंट से मीटिंग भी है। तो ये जब खबर मार्केट में आई है उसके बाद से ही जो है ये करेक्शन का सिलसिला आना शुरू हो गया और मार्केट जो है इस वक्त ऑलमोस्ट जो है 4,000 समथिंग चल रही है मेरे ख्याल से, और हो सकता है कि कुछ ही घंटों में ये विद इन 4,000 भी इंटरनेशनली पर आउंस आ जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त आज के जो गोल्ड के रेट चल रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जिस तरीके की जंप लगी थी $200 कम आने के बाद इस वक्त मार्केट जो है 4,40,000 रुपये मेरे ख्याल से इस वक्त आज के कराची में रेट जो है वो चल रहा है। तो मेन रीज़न देखिए सारा इंटरनेशनली चल रहा है और उसी का जो इम्प्रेशन जो है वो पाकिस्तानी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट पे पड़ रहा है। तो इमरान साहब, इसका मतलब जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं उनके दरमियान ताल्लुकात अगर बेहतर रहेंगे, उनके मामलात बेहतर चलते रहेंगे तो ये प्राइस कंट्रोल में रहेगी, लेकिन जैसे ही वहाँ पर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ तलखी होती है, कुछ शदीद बयानात आते हैं तो सिर्फ उन बयानात की बुनियाद पर भी ये मार्केट इतना शूट अप हो जाती है कि पिछली बार जब हमारी बात हुई थी चंद दिन पहले तो 3.5 लाख के अराउंड ये मार्केट थी और अब 4.5 के अराउंड ये मार्केट मौजूद है। तो ये आलमी हालात पर ही मुनसर है फिर इसकी कीमत? जी बिल्कुल, पूरी वर्ल्ड के जो उस वक्त जब हम बात कर रहे थे, आप सही कह रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए पर तोला के हिसाब से मार्केट जो है वो चल रही थी और उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि उस वक्त क्योंकि काफ़ी क्राइसिस चल रहे थे, उस वक्त जो है ईरान अमेरिका की वॉर भी चल रही थी, चाइना के लिए नए टैरिफ जो हैं वो यूएसए ने अनाउंस किए हुए थे, तो मार्केट के अंदर जो है बड़ी जो है टेंशन फैली हुई थी जो मेन रीज़न बना। उसके बाद आपको पता है दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बाइंग शुरू कर दी थी, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो चाइना टनों के हिसाब से डेली बेसिस पे गोल्ड परचेज कर रहा था, फिर यूके कर रहा था, कनाडा, टर्की, सारी कंट्रीज, इवन इंडिया। तो ये एक दौड़ एक लगी हुई थी गोल्ड की जो है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए हुए थे। पर मैं नहीं समझता
कि गोल्ड जो है वो कोई इतना बड़ा डिक्लाइन आएगा। मेरा अपने पर्सनल ओपिनियन में ये एक करेक्शन है जो एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड ने बहुत हेविली जंप किया था, तो ये एक यूजुअल मार्केट के अगर आप ग्राफ देखते हैं और उसको अगर फॉलो करते हैं तो अब हम ये समझ रहे थे कि एक जो है वो करेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी थी, जो कि मेरे ख्याल से आ चुकी है। पर मैं मज़ीद नहीं समझता कि बहुत बड़ी कोई जंप आएगी नीचे गोल्ड के अंदर। मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ दिस ईयर तक जो है वो गोल्ड जो है मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में वापस से जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये 4-4.5 पर डॉलर आउंस के हिसाब से मैं मार्केट को देख रहा हूँ। और इमरान साहब, ज़ाहिर है जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मुख्तलिफ ममालिक पर ट्रेड टैरिफ्स आयद किए, उसके बाद से वो ट्रेड टॉक्स भी चलती रहीं, किसी मुल्क से ताल्लुकात ख़राब रहे, किसी से बेहतर रहे, किसी से अच्छी डील हुई। ये ऑन एंड ऑफ ऐसा लगता है कि मामला आगे भी आने वाले दिनों में किसी ना किसी तौर पर चलता ही रहेगा। तो ये इस सारी सिचुएशन को देखते हुए प्रेडिक्ट करना आसान होगा कि 5 लाख पाकिस्तान में और फिर इंटरनेशनली क्या $5,000 तक भी ये प्राइस जा सकती है? देखिए, इन पिछले अगर आप 3-4 महीने के बारे में अगर डिस्कस करें तो हालात बहुत ख़राब रहे हैं दुनिया के। गज़ा की वॉर आप देख लें फ़लस्तीन के साथ, और डिफरेंट ईरान, चाइना, अमेरिका, बहुत कुछ रहा। आने वाले दिनों में जैसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी तक एंड अप नहीं हुई हैं, चीज़ें स्टिल पाइपलाइन में हैं, चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे एज सच कोई चीज़ नहीं दिख रही जिससे जो है वो कोई बड़ा जंप आएगा। आपने भी अपनी बात के शुरू में बताया, सिल्वर का जिक्र किया। आप देखें, सिल्वर ने भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जंप लिया है, क्योंकि जिस तरीके से उसने भी एक जंप लगाई थी तो उसमें भी एक करेक्शन जो है एक्सपेक्टेड थी, जो कि उसने ली है। बट स्टिल मैं समझता हूँ कि इस वक्त आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी सिल्वर जो है इस वक्त इज लाइक अ सेकंड गोल्ड। और जो ट्रेडर्स पहले गोल्ड के अंदर बड़ी ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि उनकी पहुंच से अब गोल्ड बाहर निकल गया है, तो जो छोटे ट्रेडर हैं उन्होंने जो है सिल्वर में जो है वो ट्रेडिंग शुरू कर दी है। तो मैं सिल्वर को भी जो है वो ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ आने वाले दिनों में, साल के ख़त्म होने से पहले। और इमरान साहब, वो इन्वेस्टर जो कि गोल्ड को प्रॉफिट के तौर पर लेते हैं या इस्तेमाल करते हैं कि जब सस्ता हुआ ख़रीद लिया और जैसी मार्केट ऊपर गई उसको सेल आउट कर दिया, तो उनके लिए अभी ये हालात कैसे हैं? थोड़ा सा बचा कर रखें अपने पास, या इस वक्त फौरी तौर पर उनको सेल आउट कर देना चाहिए कि मार्केट में इतनी हाई पड़नी जाएगी? नहीं, मैं समझता हूँ जिनके पास जो है वो पावर है उसको स्टॉक करने की, तो मार्केट को रुकना चाहिए उन्हें और उसको वॉच करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि एक जंप के बाद ही जो है वो चीज़ों को घबरा जाएं। मैं समझता हूँ कि मार्केट वॉच करे, मार्केट ने वापस ऊपर ही एट द एंड जाना ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान टिसोरी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स ज्वेलरी ट्रेडर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के असरात अब सामने आने लगे हैं। माली साल 2026 के पहले क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर में फूड प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स में 16.5% की कमी सामने आई है। मुसलसल 19 माह से एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ के बाद हालिया कमी की वजह राइस शिपमेंट्स में नुमाया कमी थी। पहले क्वार्टर में नॉन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स की मालियत $2.8 बिलियन तक पहुंची, जो पिछले साल जुलाई से सितंबर के दरमियान $3.8 बिलियन रही थी। सप्लाई चेन में चेंज की वजह से राइस एक्सपोर्ट्स में कमी जुलाई से ही शुरू हो चुकी थी। सरकारी फिगर्स के मुताबिक पहले क्वार्टर में एक्सपोर्ट्स में कमी में राइस बेसिक फैक्टर रहा है। बासमती और गैर बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में ईयरली 42% से ज़ायद कमी वाक़ई हुई है। बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में ईयरली 45% कमी के साथ प्राइस में भी 43% कमी देखी गई है, जबकि नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट्स में 22% कमी हुई और साथ इसकी कीमत में 41% कमी रिकॉर्ड की गई। एक्सपोर्ट की जाने वाली दीगर अशिया में तकरीबन 13% कमी हुई। मसालों में 8% से ज़ायद, वेजिटेबल एक्सपोर्ट में 41% से ज़ायद की कमी सामने आई है, जबकि पिछले साल के पहले क्वार्टर में गोश्त की एक्सपोर्ट में 5% इजाफा, फ्रूट्स में 17% और फिश प्रोडक्ट्स में तकरीबन 28% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। पिछले साल के मुकाबले में नॉन फूड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 2% का इजाफा हुआ। पहले क्वार्टर में पिछले साल के ही मुकाबले में सीमेंट एक्सपोर्ट्स में 41% का इजाफा हुआ था और प्राइस में भी 51% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। फिर पाकिस्तान सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आलमी सप्लायर्स में से एक होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट प्राइस ना होने के बराबर रही है और पहले क्वार्टर में सिर्फ
1% की ग्रोथ ही हो सकी है। माली साल 2026 के पहले क्वार्टर में खजाने को एक्सपोर्ट्स की कमी के साथ साथ करंट अकाउंट खसारे का भी सामना रहा है। सितंबर 2024 में करंट अकाउंट 5 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे में था। माली साल के पहले क्वार्टर में करंट अकाउंट खसारे में 18% का इजाफा हुआ है और ये खसारा 59 करोड़ 40 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट रवा माली साल के इब्तदाई 2 महीने में 62 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में चला गया था, जो जून 2025 में 33 करोड़ 50 लाख डॉलर का सरप्लस रहा था। करंट अकाउंट अगस्त 2025 में 24 करोड़ 50 लाख डॉलर खसारे की जद में रहा था, जबकि जुलाई में 37 करोड़ 90 लाख डॉलर का करंट अकाउंट खसारा रिकॉर्ड किया गया था। पाकिस्तान को अक्टूबर से दिसंबर के दौरान 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर की एक्सटर्नल पेमेंट्स भी करनी है। अब ये कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन इसके लिए है, ये जो इस वक्त खसारा है, क्या इसको हम रेमिटेंसेस के थ्रू ही पूरा करते रहेंगे या फिर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाकर इस ट्रेड डेफिसिट को हम कम करने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश कैसे कामयाब हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। शुजात फारूक साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं पाइट से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुजात साहब प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब हम देख रहे हैं कि रेमिटेंसेस अगर ये रिकॉर्ड ना हो और पिछले 1 साल में जो इजाफा हुआ अगर वो ना होता तो हम इस वक्त शदीद ट्रेड डेफिसिट का शिकार होते। शुजात साहब, ये एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम करना होगा? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, एक्सपोर्ट हमारा बड़ा एक क्रॉनिक इशू है। ये आज का इशू नहीं है, ये पिछले 25 सालों का इशू है। अगर हम पिछले 25 साल की इकानमी को देखें या इससे भी ज़्यादा पीरियड को देखें तो पहला प्रॉब्लम आ रहा ये है कि हमारी ग्रोथ नीचे को जा रही है। जो ग्रोथ हमारी 1960s में थी वो शायद आज तक भी हमने अचीव नहीं की है। तो ग्रोथ का ट्रेंड हमारा नीचे को जा रहा है। उसके मुकाबले में अगर हम अपने हमसाया ममालिक देखें, चाइना को देखें, बांग्लादेश देखें, ये वो इकानमीज़ हैं जो 8-10% ग्रोथ अचीव कर रही हैं। तो हम ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहे। जब ग्रोथ नहीं अचीव करेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगी। एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर हम पिछले 25-30 साल का डाटा देखें तो वियतनाम और पाकिस्तान ने 2001 में एक लेवल पे थे। आज वियतनाम तकरीबन 400 बिलियन डॉलर को टच कर रहा है और हम अभी भी वही 30-32 बिलियन डॉलर पे हैं। इवन बांग्लादेश हमसे आधी एक्सपोर्ट पे था और वो हमसे डबल एक्सपोर्ट पे चला गया। तो देखें, ये एक्सपोर्ट हमारा एक बहुत बड़ा क्रॉनिक इशू है। और अभी भी पिछले साल जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को ओवरकम किया, लेकिन उसमें जो बड़ा एक फैक्टर आ रहा है वो रेमिटेंसेज है। अगर हम इस अभी भी देखें तो पिछले 2 माह में हमें 9-10 बिलियन डॉलर, इस साल 3 माह में हमें रेमिटेंसेज मिली हैं। तो ये रेमिटेंसेज हैं कि जिसकी वजह से हम करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक सबसे बड़ा ये चैलेंज है कि हमारी इकानमी इम्पोर्टेड इकानमी बन गई है। आपने बहुत सी कमोडिटीज एक्सप्लेन किया है कि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सारी रॉ आइटम्स हैं, चाहे आप चावल को देख लें, गंदम को देख लें, मसाला जात को देख लें या रॉ कॉटन को देख लें। हम अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को ना तो डाइवर्सिफाई कर सकें और ना ही हम नई मंडियां तलाश कर सकें कि जहां पे हम इन आइटम्स को भेजें। तो इसी वजह से हमें IMF के पास भी जाना पड़ता है, क्योंकि जब ट्रेड डेफिसिट होता है तो हमें डॉलर चाहिए होते हैं। और फिर हमारा दूसरा ट्विन डेफिसिट बजट डेफिसिट भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो हमारे टैक्सेस से ज़्यादा हैं। तो देखें, गवर्नमेंट ने बहुत सी ट्रेड पॉलिसीज़ तो बनाई हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसका आपको इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। पिछले 2-3 साल में भी देखें तो हम वही 30-32 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं। हमने कोई खातर खा इजाफा नहीं किया। और उस खातर खा इजाफा की जो बड़ी वजह है वो पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं। एक, हमारा जो रेगुलेशन सिस्टम है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक बिजनेस को जो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए वो शायद हम नहीं प्रोवाइड कर रहे, और इसी वजह से यहाँ पे एक बिजनेसमैन बहुत सी मुश्किलात देखता है। तो पाकिस्तान में अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस देखें तो वो बड़ा मुश्किल है। हमें बहुत से NOCs चाहिए होते हैं, हमें बहुत सी परमिशंस चाहिए होती हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से एक बिजनेसमैन बाकी मुल्कों में जहाँ पे पॉलिसी बड़ी क्लियर होती है कि अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल वहाँ पे
वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। इस वक्त अगर आप अपनी एनर्जी प्राइसेस देखें तो चाइना से ये एनर्जी प्राइसेस डबल हैं। बाकी वो ममालिक जिस तरह मैंने नाम लिया है, वियतनाम को देख लें, कंबोडिया देख लें, बांग्लादेश को देखें, तो उसके कंपटीशन में उनकी जो प्राइसेस हैं वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब तक हम अपनी प्राइसेस को कम नहीं करेंगे, हम अपने रेगुलेशंस को ठीक नहीं करेंगे, हम शायद उस वक्त तक एक्सपोर्ट में वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम चाह रहे हैं। तो शुजात साहब, जो हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स भी ये पिछले 25 साल में वियतनाम और बांग्लादेश के ही लेवल पर थे, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर या हमारा जो फूड आइटम्स की एक्सपोर्ट है वो, तो ये वही मार्केट्स इन ममालिक के भी पास थी, वही मार्केट्स हमारे पास भी थी, तो हम इसमें कहीं कोई ग्रोथ नहीं कर सके, स्टैटिक रह गए। ये ममालिक इन्होंने कई गुना इसमें ग्रोथ की है, तो ये क्या बुनियादी फैक्टर्स रहे और क्या इन्होंने मुख्तलिफ किया हमसे जो ये इतनी कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहे? आप सिर्फ बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश एक टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, वहाँ पे कपास नहीं होती है। हमारी तो कपास एक बड़ी कैश क्रॉप थी, और पिछले 10, 15, 20 साल में देखें तो हमारी वो जो क्रॉप है वो डिप्लीट हो गई है। अब आपको साउथ पंजाब में, इंटीरियर सिंध में गन्ना मिलेगा, चावल की फसल मिलेगी, कपास ख़त्म हो गई है, और शायद इस वक्त हम कपास अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बांग्लादेश ने सिंपल एक काम किया है। अगर आप 2001 में देखें, 2001 में हम $10 बिलियन एक्सपोर्ट पे थे, बांग्लादेश $5 बिलियन पे था। इस वक्त हम 32 पे हैं और बांग्लादेश तकरीबन 60-65 पे पहुंचा हुआ है। बांग्लादेश की 80% टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, तो बांग्लादेश रॉ मटेरियल को बाहर से ही मंगवा रहा है। सिंपल उन्होंने अपने प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया है, चाहे उसमें टैरिफ हैं, चाहे उसमें नॉन टैरिफ हैं, तो वो प्रोसीजर सिंप्लीफाई किए हैं। एक इन्वेस्टर को एक सर्टेनिटी दी है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। हमारा एक सबसे बड़ा अलमिया ये भी है कि अगर आप कभी भी किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर से पूछें या लोकल से पूछें, तो हमारी पॉलिसी बड़े शॉर्ट टर्म में चेंज होती रहती है। तो ये पॉलिसी की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, ये भी इन्वेस्टर को मजबूर करती है कि पता नहीं जो उसने पैसा लगाया है वो उसको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। ये वो फैक्टर्स हैं कि जिस पे हमें शायद बड़ा सीरियसली काम करना है। और शुजात साहब, हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर पर, तो ये अगर इन दो ममालिक को हम मिसाल के तौर पर लें, वियतनाम और बांग्लादेश को ही, तो यहाँ लोकल इन्वेस्टर को इंसेंटिवाइज़ किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, या यहाँ कोई बहुत बड़ी पिछले 25 सालों में ऐसी इन्वेस्टमेंट हो गई जो अपनी एक्सपोर्ट्स को इन्होंने इस हद तक बढ़ा दिया है? देखिए, हमारे मुल्क में भी पैसा तो बहुत पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि हमारे मुल्क में पैसा नहीं है, लेकिन वो पैसा बहुत सी डेड एक्टिविटीज़ में जाता है। आप रियल स्टेट को देख लें, आप और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिसमें आप देखें तो पैसा डंप हो जाता है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर वो पैसा उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो एक तो देखिए, हमें अपने पैसा को मोबिलाइज करना है। पैसा को मोबिलाइज करने का एक तरीका तो आपकी स्टॉक मार्केट है कि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग शेयर्स खरीदें। हमारी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट में भी इन्वॉल्व है। अगरचे स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, लेकिन जब आप उसको एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखेंगे तो शायद ये हमारी स्टॉक मार्केट हार्डली 5-6% जीडीपी का में वो कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत से मुल्कों में ये 60%, 70%। हमारी तरह के जो मुल्क है वहाँ पे लोग पैसा बैंकों में रखने के बजाय, रियल स्टेट में रखने के बजाय वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे आपके बिजनेस ग्रो करते हैं। तो देखें, एक तो हमें स्टॉक मार्केट की तरफ देखना होगा। दूसरा जो एक हमारे मुल्क में कमी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है कि हमारी इंडस्ट्री के पास वो R&D नहीं है। एग्रीकल्चर में आज भी हमारे पास बहुत स्कोप है। आप देखें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री होके आप एडिबल ऑयल बाहर से मंगवा रहे हैं, आप बहुत सी ऐसी इंपोर्टेड कमोडिटीज़ हैं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर हैं, जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमारे मुल्क में खुला दूध 97% बिक रहा है और हम दुनिया का तीसरा बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हमें बड़ा सीरियसली कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। एग्रीकल्चर स्टिल हमारा पोटेंशियल है, और अभी भी आप देखें जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो या तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आ रही हैं या उसी एग्रीकल्चर की कोई प्रोडक्ट है। जिस तरह आप लेदर को देख लें, टेक्सटाइल देख लें,
शुगर को देख लें, ये वो हैं कि वहीं से हमें, तो आज भी मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर के अंदर हमारा पोटेंशियल है। हलाल मीट को देख लें, लाइफ स्टॉक हमारे पास है, ये वो मार्केट्स हैं कि जहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सिंपल एक देखें, ये जो हमारा तिल थे, 400 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुई हैं तिल की इस वक्त चाइना को हो रही है। ये छोटी छोटी प्रोडक्ट हैं कि जिस पे हमें बड़ा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास अच्छे सीड नहीं है। हम हाइब्रिड सीड के ऊपर जा रहे हैं, हमारे पास अपनी लोकल टेक्नोलॉजी नहीं है, सीड नहीं है, वो क्वालिटी का इन्वायरमेंट नहीं है कि जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुजात फारूक साहब, हेड ऑफ रिसर्च बाइट से हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।